हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमटी कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैट पे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट हमने शुरुआत कर दिया था, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हम इसको आगे जारी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कूलम फोर्स। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि अब बार बार हम स्केलर, वेक्टर और डायमेंशन के बारे में, यूनिट के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो कूलम फोर्स, फोर्स से हमें पता है फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो कूलम फोर्स क्या है? दो चार्ज बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन वर्ड इसलिए यूज होते हैं कि वो या तो फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी एक दूसरे को धक्का देने वाला, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या एक दूसरे को अपनी ओर खींचने वाला। ठीक है, ओके। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर दो चार्ज का नेचर एक जैसा है, प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो रिपल्सिव फोर्स कहलाता है। अगर दोनों चार्ज पे अलग अलग चार्ज ये नेचर है, एक में प्लस एक में माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो ये नेचर हो जाएगा फोर्स का। तो फोर्स हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये दिमाग में बैठाना है। चार्ज क्या होता है? रख लीजिए जल्दी से। चार्ज क्या था हमारा? स्केलर क्वांटिटी था। तो क्या कूलम फोर्स क्या कहता है? कूलम फोर्स बोलता है कि ये, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स जो होता है, दो चार्ज जो रखा हुआ है एक फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस बोलते हैं, या तो एयर मीडियम जैसा भी है हम लोग, ठीक है, या वैक्यूम में, निर्वात, यानी कहाँ हम स्पेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो दो चार्ज रखा हुआ है, उनके बीच में डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। चार्ज का पोजीशन ऐसे दिखाया गया। ठीक है, तो ये कहता है कि कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? दो चार्ज के प्रोडक्ट पे, गुणनफल पे। और ये मॉड है, इसको मॉड बोलते हैं। यानी हम ये नहीं देख रहे हैं कि चार्ज प्लस में है या माइनस में है, हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे हमने चार्ज का टॉपिक जब हमने किया था तो इलेक्ट्रॉन पे, हम सिर्फ उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट गुणनफल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। अब इस प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वेशन में बदल दें तो एक कांस्टेंट उसमें हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये बन जाता है। यही होता है हमारा कूलम फोर्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे Q1 और Q2 का हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। ओके, यहाँ पे K क्या होता है? K एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और ये क्या होता है? K इक्वल टू 1/4 पाई, ये पाई है, ध्यान रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है। एक एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। उन सबको रखने पे यहाँ पे आता है 9 × 10⁹। मैंने जानबूझकर यहाँ पे यूनिट नहीं रखा है, यूनिट नहीं रखा है क्योंकि हम अभी आपसे यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग तो रखते आए हैं कि फोर्स में, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? मीटर। हम लोग हमेशा ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस मीटर में होगा, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और कूलम चार्ज के लिए होता है। तो अगर ये जो रटवाते हैं टीचर लोग कि आप इसका यूनिट सबका जितना भी मिलते जा रहा है सबका रट लो, नहीं, आप सिर्फ बेसिक चीजें याद रखिए कि फोर्स का जैसे न्यूटन होता है, डिस्टेंस मीटर होता है, इन सबको याद रखिए, चार्ज कूलम होता है, बाकी सबको आप सिर्फ फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पे न्यूटन डाल देंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, तो इसी फॉर्मूले को अगर ले लें, ध्यान से देखो, अगर ये चीज समझ गया तो सब जगह ये अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ पे ये K रख दिया, और ये क्या हो गया? कूलम इंटू कूलम अब बटा मीटर का स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने? कूलम कूलम रख दिया, यहाँ पे R पे मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। तो K, सिर्फ K निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये C इंटू सी क्या? C स्क्वायर, और ये भी इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया,
ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर बटा, ये कैपिटल सी है, ध्यान रखना, इस सी को हमेशा बड़ा लिखना, ठीक है। क्या कितना आसान है, के का यूनिट कैसे निकाला, फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर उठ के यहाँ जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर वो नीचे डिवाइड हो गया, तो कूलम, ये इजी, ठीक है। ये चीज वैल्यू आपको याद रखना। अब ये कहाँ से है, तो एप्सिलॉन नॉट एक यहाँ पे ये एक वैल्यू होता है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिट जानते हो, परमिट करना, उसको अलाउ करना, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले फ्री स्पेस तो जैसा मैंने बताया एयर मीडियम को बोलते हैं, या ये जहां हम लोग अभी हैं, जैसे बात कर रहे हैं, क्लास में हैं, बाहर हैं, या स्पेस अंतरिक्ष में निर्वात, उस वैक्यूम में बोलते हैं, वहां होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है, क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻²। अब आप चाहो तो इसका भी यूनिट फटाक से निकाल सकते हो, कैसे, देखिए यहाँ पे के और इसमें देख रहे हो के ठीक इसके नीचे, के अगर ऐसे है तो के उल्टा में है, यानी के अगर ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, तो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई k हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यूनिट निकालना हो तो k का यूनिट यहाँ पे डाल देंगे, तो k का यूनिट यहाँ पे डालेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, और 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, पाई का वैल्यू होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, 4 का वैल्यू होता है, 4 वैल्यू है, नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। यानी कायदे से देखें तो 1/k है, अगर ध्यान से देखें यूनिट पे, तो इसमें अगर यूनिट इसकी डाल दें तो 1/, ये पूरा आएगा, तो 1/, पूरा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कितना जल्दी हो गया कि अगर k का यूनिट कैसे निकाला, यहां से निकाला, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकाला, बस हमने देखा कि k और इसमें रिश्ता क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बस उल्टा कर दो, तो कूलम स्क्वायर क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका, ठीक है, इजी। अब इसके बाद अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें मैंने नोट में लिखवाया है कि सीजीएस यूनिट, सी मतलब सेंटीमीटर, जी ग्राम, और ये सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट में आता है मीटर, और ग्राम की जगह पे केजी आता है, और सेकेंड रहता है। तो सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू 1 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आप एयर मीडियम में नहीं है, या आप अंतरिक्ष या वैक्यूम में नहीं है, अब किसी और मीडियम में, तब इसी एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन, सी की तरह लिखो, बीच में कट करो, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस जिसको हम एयर मीडियम या अंतरिक्ष में या स्पेस में वैक्यूम बोलते हैं, तो उसको छोड़कर बाकी किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं उसको, और ये रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो अब देखिए, जैसा कि फोर्स मैंने बोला था वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ना है इसको। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर किसको बोलते थे, जिसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ। वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी पहले लेटर यूज करते थे फोर्स के लिए एफ, बस उसके ऊपर एक एरो दे देना है। वो एरो का मतलब होगा कि उसमें एक डायरेक्शन है, इस एरो का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे डायरेक्शन है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया फिर से वही पोजीशन, Q1 Q2 है, उनके बीच में डिस्टेंस है। अभी मैं बता रहा हूँ, मान लो कि दोनों चार्ज एक जैसा है, तो जब एक जैसा चार्ज होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को वो पुश करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो पुश करेंगे, तो अगर मान लो Q2 को मैं मान लूं कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी है, मतलब मान लो कि वो क्या अनुभव कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, तो Q2 को अगर एक्सपीरियंसिंग बॉडी यानी अनुभव करने वाला बॉडी मान ले,
तो उसको क्या फील होगा कि Q1 उसको धक्का मार रहा है। तो धक्का मार रहा है तो किधर होगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा और ये भी इसको इस तरफ मारेगा। तो मैंने उसका डायरेक्शन बता दिया कि Q2 को क्या फील हो रहा है, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन टू, यानी इस बॉडी पे नंबर 2 बॉडी है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इसकी वजह से यानी 1 बॉडी की वजह से इस बॉडी पे जो फोर्स है उसका नाम दिया गया F21 और उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ओके, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू कूलम्ब फोर्स लगाया, फॉर्मूला तो क्या था वो K इंटू K क्या था, कांस्टेंट 9 × 10⁹, और इसका यूनिट फटाफट आपको याद करना है। कैसे, वो फॉर्मूले से कि यहाँ न्यूटन, इधर मीटर स्क्वायर, इधर कूलम स्क्वायर, उधर शिफ्ट कर दो, ऐसे करके जल्दी जल्दी। तो ये कूलम और साथ में डायरेक्शन बताना है। इसमें यहाँ पे वेयर R12 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग किसकी तरफ है, R12 वेक्टर की तरफ है। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर के पैरेलल होता है और उसका मान 1 होता है। और इसका भी एक फॉर्मूला होगा कि जो भी वेक्टर होता है उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसमें मॉड लगा दो, जैसे इसमें मॉड लगा है ना, इसको बोलते हैं मॉड लगा। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड, तो हम इसका क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखा। अब यही वैल्यू अगर हम यहां पे डाल दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये यहां पे आ गया। अब बट्टे में जो था ये क्या है, R12 वेक्टर का मतलब हो गया 1 और 2 के बीच का पोजीशन के बीच, यानी कि उसके बीच का पोजीशन डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारा R है। तो ये R12 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R स्क्वायर पहले से था और बटे R, तो R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो गया। तो ये हमारा है वेक्टर फॉर्म। इसमें नोट में है, याद रखिएगा कि अगर ये इसको पुश कर रहा है तो इसका नाम हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो इसी तरीके से इस पे भी फोर्स उतना ही वो धक्का मारेगा और उसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यानी दो बॉडी जब एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो जितना वो उसको पुश कर रहा है वो उतना ही उसको पुश करेगा। लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से ये इस तरफ है तो ये दूसरा इस तरफ है। यानी अगर एक को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो उसका ठीक उल्टा माइनस मानेंगे। तो अगर F12 को अगर आपने प्लस मान लिया तो F21 चूंकि उस तरफ है तो माइनस में है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पे ऐसे आएगा, और स्केलर फॉर्म में यानी कि जिसमें डायरेक्शन नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वो आपस में इक्वल होगा। और देखो दोनों का दोनों फोर्स इसी के लाइन ज्वाइनिंग पे है, इसीलिए कूलम फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्यों बोलते हैं, कारण क्या हो गया सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये हमेशा दो चार्ज बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है। यानी इसी लाइन पे या तो इधर होगा, बीच में होगा, या इधर होगा। ओके, ठीक है, ओके। तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक चार्ज है कैपिटल Q और एक स्मॉल चार्ज Q है जिसकी वैल्यू दे दिया कि 2 × 10⁻⁶, जिसकी क्या होता है कूलम। तो इस चार्ज का जो यहाँ पे है उसका वैल्यू दे रखा है, इस चार्ज का हमें मालूम नहीं है। क्या लिखा है, फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q फॉर अ गिवन फिगर। दिए गए चित्र में Q जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड उसका बताइए और उसका नेचर मतलब कि वो प्लस है या माइनस है ये बताना है। तो हमें क्या क्या दे दिया, ये Q अननोन है जो यहाँ पे है, ये Q का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि ये जो Q है क्या महसूस कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स इसकी तरफ महसूस कर रहा है। तो याद कीजिए कि कोई एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है, तो अगर एक बॉडी अगर इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे तो ये पता चल गया कि यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स दो तरह का ही होता है कूलम फोर्स, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो रिपल्सिव कब होता है, एक दूसरे धक्का कब मारेगा, जब लाइक होता है एक जैसा चार्ज, और जब अनलाइक होता है यानी अपोजिट चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट करता है। तो ये प्लस है, कुछ नहीं है साइन का मतलब प्लस चार्ज है ये, इसके पावर का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये Q क्या होगा, माइनस होगा। तो हम जब आंसर में लिखेंगे, ठीक है,
आंसर में, तो हियर क्या है, फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो सो Q क्या होना चाहिए, Q शुड बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। याद कीजिए नेगेटिव हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस आई बी नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। ये हो गया, तो हमें नेचर पता चल गया, नेचर हमारा हो गया। अब बचा मैग्नीट्यूड, उसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है जरा देख लें एक बार। तो हमें दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 कितना दे रखा है, Q ये गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा चार्ज कितना दे रखा है, वो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। फिर इसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, r कितना दे रखा है, √2 मीटर। और फोर्स कितना दे रखा है, 45 न्यूटन। तो क्या होता है कूलम फोर्स से, F इक्वल टू K इंटू K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9, और फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमें इसके हिसाब से अगर हम चले तो हमारे पास क्या है, ये है 45, इसकी वैल्यू रख लीजिए 9 इंटू 10⁻9, अभी वीडियो में बताया है, देख लेना एक बार फिर से बैक करके। और Q1 को Q ले लिया और इंटू यहाँ पे ये क्या हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिख पाए, तो Q इक्वल टू आप देखिएगा कुछ ऐसा आना चाहिए कि ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे 45 कुछ ऐसा आएगा, 45 इंटू 2 और 9 दूनी 18 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये आ गया इंटू 10⁻3। तो फाइनली आया 5 इंटू 10⁻³ कूलम। देख लीजिए यही कैलकुलेशन हुआ। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल में कहीं भी इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, ओके। और इसी में जल्दी से बता दूं, अभी हमारे कॉलेज का जो सेंटर पे एग्जाम हुआ था उसमें एक ऑब्जेक्टिव भी आया था। क्या ऑब्जेक्टिव आया था कि आप बताइए एसआई यूनिट परमिटिविटी का क्या होता है, परावैद्युता बोलते हैं इसको हिंदी में, उसका एसआई यूनिट बताइए। तो अभी एक तरीका बताया एसआई यूनिट बताने का कि आप सबसे पहले याद कीजिए कि ये कहाँ पे देखा है, कौन से फॉर्मूले में देखा। दो तरह के फॉर्मूले में देखा, एक देखा F इक्वल टू Q1 Q2 और ये 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा कहाँ देखा K इक्वल टू 1/4πε0। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो फोर्स तो याद है, न्यूटन, ठीक है। इसका कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं ε0, और Q1 Q2 क्या होगा C स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं नीचे वाले को छोड़ देता हूँ फॉर्मूले को। देखिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला सब अगर याद करते चलिएगा जैसे जैसे बॉक्स में लिख रहा हूँ। तो देखिए अब इसको इधर कर देते हैं तो ε0 इधर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, न्यूटन नीचे आ गया। तो कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर और साथ में न्यूटन, अगर ढंग से लिखे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको 1 मिनट का वक्त लगा और आपने ये बता दिया, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि वेक्टर, स्केलर और यूनिट डायमेंशन, इस पर ध्यान देना है, जरूर 2 मार्क्स का कम से कम पूछता है। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो ये कैसा लगा, हम लोग कूलम फोर्स तक पहुंच गए हैं। आप जरूर बताना, वीडियो जरूर देखो और ऑर्डर में देखो। और जैसा कि मैंने बोला 10 से 15 मिनट का वीडियो का मैं कोशिश करूंगा हमेशा रखने का, ठीक है। और हर चैप्टर के लिए जो ये मैं जिस तरीके से कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 5 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बनाऊं हर चैप्टर के लिए, और आप लोग जल्दी से जल्दी सब चीज़ों को करें। ओके बच्चों, आप लोग जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ओके। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे स्टूडेंट बनो, अच्छे बच्चे बनो, ओके। चलिए, थैंक यू।